मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वाक्य के दो भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद हो सकते हैं? चलिए उसे पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के इन 8 भेदों को आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो अब हम विस्तृत रूप से एक एक करके इन तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे। सरल या साधारण वाक्य। नाम ही है सरल वाक्य, तो इसलिए इन वाक्यों को पहचानना भी बहुत ही सरल होता है। तो हम पढ़ते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उद्देश्य और विधेय वाक्य के इन दोनों अंगों के विषय में पढ़ लिए थे। उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा, इन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है। अब हम इन्हें उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे लता पढ़ती है, तो यहाँ लता क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि ये कर्ता है। तो कर्ता या कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और पढ़ती है यह क्रिया है। दूसरा उदाहरण है माँ ने खाना बनाया। इस वाक्य में माँ ने कर्ता है और बनाया जो है वो मुख्य क्रिया है। इसे हम और उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, गाड़ी छूट रही थी, बाल पक गए थे। ये जो तीनों वाक्य है, उन तीनों वाक्यों में हो रही है, छूट रही थी, पक गए थे, ये जो रेखांकित पद हैं ये मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य को हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं। वो कैसे? हम पढ़ते हैं। इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। इस वाक्य में बच्चा क्या है? कर्ता है। और कर्ता की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? अच्छा। तो अच्छा बच्चा ये कर्ता के विस्तारक विशेषण हो गए। क्रिया क्या होगी इसमें? पीना। वो किस तरह से पी रहा है? अच्छी तरह से पी रहा है। तो अच्छी तरह से पीता है, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और कर्म क्या होगा? मीठा दूध। तो हमने पढ़ा अच्छा बच्चा ये कर्ता के विस्तारक विशेषण है, मीठा दूध ये कर्म है और अच्छी तरह से पीता है ये क्रिया विशेषण है। तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं ये
किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य क्या होगा? स्वावलंबी व्यक्ति, और विधेय क्या होगा? सदा सुखी रहते हैं। तीसरा उदाहरण है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। ये बड़ा वाक्य है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सरल वाक्य होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरल वाक्य छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो हालदार साहब ये करता होगा और मुख्य क्रिया इसमें क्या होगी? देखना। तो ये भी सरल वाक्य है। इस प्रकार हम लोगों ने सरल वाक्य किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचान सकते हैं ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जिसमें या जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हों, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत कोरोना से अवश्य जीतेगा। इस वाक्य में मेरा दृढ़ विश्वास है, यह प्रधान उपवाक्य है और भारत कोरोना से अवश्य जीतेगा, यह आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान और आश्रित उपवाक्य को की समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। दूसरा उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अध्यापक ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है और कल विद्यालय बंद रहेगा, यह आश्रित उपवाक्य है, और इन दोनों उपवाक्यों को की समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है, तो यह भी मिश्र वाक्य है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। तुम महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो। तुम महान हो, यह प्रधान उपवाक्य है, और तुम सच बोलते हो, यह आश्रित उपवाक्य है, और इन दोनों उपवाक्यों को एक नए समुच्चय बोधक अव्यय क्योंकि से जोड़ा गया है, इसलिए यह भी मिश्र वाक्य है। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस वाक्य में यह वही पुस्तक है, यह प्रधान उपवाक्य है, और जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार यह भी मिश्र वाक्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। वो प्रश्न क्या है? ये कि आखिर हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को पहचाने कैसे? तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य को हम बहुत ही सरलता से पहचान सकते हैं। कैसे? तो वाक्य में मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है हमारे सामने, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो कल विद्यालय बंद रहेगा, यह किसने कहा? अध्यापक ने कहा। तो कहना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, तो प्रधान उपवाक्य क्या हो जाएगा? अध्यापक ने कहा। अब आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचाने? वो भी बहुत सरल है। वाक्यों में आए
आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतया समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। वो कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द हैं? जैसे, जिसने, कि, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब आदि। तीसरा जो पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं उसमें ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो वो क्या है कि आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो जिसे मैं ढूंढ रहा था यह वाक्य के अंत में आया हुआ है। और एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। इस वाक्य में जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं यह आश्रित उपवाक्य है जो वाक्य के आरंभ में आया हुआ है। तो इस प्रकार जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वे वाक्य के आरंभ में भी आते हैं, मध्य में भी आते हैं और अंत में भी आते हैं। तो हम आसानी से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को अब हम पहचान सकते हैं। मिश्र वाक्यों की पहचान। अब हम पढ़ते हैं कि मिश्र वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है, इसमें वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे हमने अभी पीछे उदाहरण देखा है कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अध्यापक ने कहा, क्या कहा? कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अगर इसमें से हम एक वाक्य को निकाल दें तो पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य जो होते हैं वो आश्रित होते हैं। दूसरा है, इसमें शब्द युग्म होते हैं। जैसे जब तब, जहां तहां, जैसे वैसे, जितना उतना, यदि तो। तीसरा है, इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य जो, जिसे, जिसके, जिसने, यद्यपि, यद्यपि फिर भी, कि, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। तो जो छात्र अच्छे होते हैं ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और वे गुरु की आज्ञा मानते हैं ये प्रधान वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यह मिश्र वाक्य है। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि शब्द युग्म आए हुए हैं, यदि और तो ये भी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वाक्य हम देख रहे हैं कि इसमें जिसने समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो यह भी क्या है? मिश्र वाक्य है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही रुक गए। इस वाक्य में जैसे वैसे शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है। तो यह भी मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि मिश्र वाक्य को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे और अंतिम भेद को। तो तीसरा और अंतिम भेद कौन सा है? संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा था कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों का अपना पूर्ण अर्थ प्रकट होता है और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे मैं आया और वह गया, मैं आया वह गया। इन दोनों स्वतंत्र वाक्यांशों को और समुच्चय बोधक अव्यय से
जोड़ दिया गया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा, इस वाक्य में भी दो स्वतंत्र वाक्यांशों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, अतः ये भी संयुक्त वाक्य है। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे बालक रोया और चुप हो गया। बालक रोया, यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। चुप हो गया, यह भी एक सरल वाक्य है और इन दोनों सरल वाक्यों को और संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में और संयोजक है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। वो दो मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं? मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दूसरा, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। सरल वाक्य को कैसे पहचाने हमने ये तो पढ़ लिया, मिश्र वाक्य को कैसे पहचाने हमने ये भी पढ़ लिया, लेकिन हम संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचाने, अब हम इसे पढ़ेंगे। तो पहला है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। हमने पीछे पढ़ा है ना कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिनका अपना पूर्ण अर्थ होता है। दूसरा है, उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और, तथा, या, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय तो आप पढ़ ही लिए हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। तो आइए इसे हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जो उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद आए हुए हैं और आगे भी आपको संयुक्त वाक्यों में ये मिलेंगे, तो इन्हें हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक होते हैं जो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग मिश्र या मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 6 उपभेद होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विकल्प सूचक, चौथा विरोध दर्शक, पांचवा परिणाम दर्शक और छठा वियोजक। इसे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण है, सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को इसलिए अव्यय से जोड़ा गया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। दो सरल वाक्य कौन कौन से? सीमा बीमार है, वह विद्यालय नहीं गई। गीता गई और
सीता आई। इस वाक्य में भी 2 सरल वाक्य हैं और इन 2 सरल वाक्यों को और संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। तीसरा उदाहरण है राम आया पर श्याम नहीं आया। इस वाक्य में पर द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। तुम या तो फल ले लो या सब्जियां। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ फल और सब्जियों के बीच में विकल्प दिया गया है, तो यह विकल्प सूचक अव्यय है। मैं बच्चा हूँ अतः मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो बच्चा होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो अतः ये परिणाम दर्शक अव्यय है और इस अव्यय द्वारा 2 सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेदों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक तालिका दी हुई है। इस तालिका के द्वारा भी आप सरलता से तीनों वाक्यों को पहचान सकते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो सूर्योदय यहाँ पे उद्देश्य है और होने पर कुहासा जाता रहा यह विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये सरल वाक्य होगा। दूसरा मिश्र वाक्य, तो हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। इसमें शब्द युग में भी आया हुआ है, आप इसे भी इसके द्वारा भी आसानी से इसे पहचान सकते हैं, जैसे वैसे। तो यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके योजक शब्द भी दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। इसको मिलाने वाले या जोड़ने वाले शब्द भी दिए हुए हैं और आपको पीछे बताया भी गया है। उदाहरण है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो आप देख रहे हैं 2 सरल वाक्यों को और संयोजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है, तो यह संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसको कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है, ये हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ लिया।